है मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोग को 12th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पार्ट 1 का कंप्लीट विवरण दूंगा। आप ये बुक देख रहे होंगे, ये बुक 12th क्लास का है, भाग 1 का। और इससे पार्ट 1 का जितना भी फैक्टर है वो आज आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसी बुक नहीं, एनसीईआरटी हो, एसपीपीटी हो, भारतीय भवन हो या 12th क्लास का जो भी बुक हो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। आप वीडियो को कंप्लीट बिगिनिंग टू लास्ट देखें ताकि आपको समझ में आए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है आप तुरंत हमें कमेंट करके पूछें। आप श्योर रहें, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो चलिए आते हैं हम। पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो कि मैं ऊपर में लिख दिया हूं, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अब इसमें पढ़ना क्या है हमको? इसमें पढ़ना है भारत कब आजाद हुआ था, भारत जैसे नए राष्ट्रों की चुनौतियां क्या है। आगे है आपको पढ़ना विभाजन, विस्थापन और पुनर्वासन। आगे पढ़ना है द्विराष्ट्र सिद्धांत। फिर पढ़ना है मुस्लिम सांप्रदायिकता। फिर पढ़ना आगे बड़े पैमाने पर आबादी का स्थानांतरण, महात्मा गांधी की शहादत, देशी रियासतों एवं रजवाड़ों का विलयन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का मौलिक वर्गीकरण, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1956 के बाद नए राष्ट्रों का निर्माण। ये फैक्टर इसमें पढ़ना है। अब हम चलते हैं टोटल फैक्टर को बारीकी से देखेंगे। तो पहला मेरा जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण होता क्या है। राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण, आप यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण, इसको आप समझिए। उसके बाद टोटल चैप्टर का हर फैक्टर आप समझ जाइएगा। राष्ट्र निर्माण होता क्या है? आपको पता है कि देश आजादी के पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश को आजादी मिली थी। उससे पहले यहां पे अंग्रेज का शासन था और 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आया था। ये तो आपको मालूम होगा। 1765 आते आते अंग्रेज भारत पर जो है अपना प्रभुत्व जमा लिया। आया था व्यापार करने, अब शासन करने लगा। लेकिन 1600 पहले ईस्वी से 1600 ईस्वी जो है उससे पहले चलते हैं हम लोग। उससे पहले देखते हैं भारत किस टाइप का था। तो उस समय जो था भारत अनेक जनपद में विभाजित था, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा 16 महाजनपद के बारे में। तो उसी तरह से भारत अनेक क्षेत्रीय पार्ट में विभाजित था, जिसमें राजाओं का शासन होता था। अब जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो भारत के जो राजनीतिक दल थे, जो आंदोलन में भाग लिए थे, उनके सामने समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर भारत का जो पुनर्निर्माणकरण है, मतलब जो भारत देश हम बना रहे हैं, उसमें किस टाइप का विधि व्यवस्था होना चाहिए। समस्या उत्पन्न हो गई। आखिर आंदोलन के पहले जब देश आजाद होने वाला था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर आंदोलन में भाग लिए थे। और देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब आजाद हुआ तो आपको पता है कि देश दो भाग में बंट गया, भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, ऐसा मानना था लोगों का। अब जब देश आजाद हुआ, देश विभाजन हुआ, तो भारत के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि आखिर भारत को हम किस टाइप का देश बनाए। एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ा भारत को। वो चैप्टर का नाम है
लेकिन अभी हम आए नहीं है इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आना है अभी बाकी राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण क्या है, राष्ट्र निर्माण का आप वर्णन कैसे करेंगे? तो राष्ट्र निर्माण वैसा प्रक्रिया है जिसमें जनता की कड़ी का निर्माण किया जाता है, जनता को जोड़ा जाता है, राष्ट्रवाद की भावना से जनता को एकत्र कर करके एक विधि व्यवस्था स्थापित किया जाता है। उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। अब आपको समझना है यहाँ पे राष्ट्र निर्माण का 2 उद्देश्य था नेताओं के पास। पहला उद्देश्य था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य। पहला तो आप समझ गए राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं। अब समझना है राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य, निर्माण का उद्देश्य। पाठ को गंभीरता से ले और हर एक फैक्टर को सावधानी पूर्वक सुने, ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना हो। अगर आपको तिनका भर भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके हमें पूछें। चला जाए देखते हैं राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य। पहला उद्देश्य जो था राष्ट्र निर्माण का, वो जो था, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, राष्ट्र निर्माण का पहला उद्देश्य, राष्ट्र निर्माण का पहला उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना होता है। यहां देखिए दूसरा उद्देश्य, लोकतंत्र की हिफाजत करना होता है। ये जो है राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य होता है। राष्ट्र निर्माण का पहला उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, मतलब एकता और अखंडता को हर हाल में बनाए रखना राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य होता है। दूसरा, लोकतंत्र की हिफाजत करना राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य होता है। लेकिन अब देखिए दूसरा फैक्टर पर आते हैं। ये तो उद्देश्य आप जान गए, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, इसको जोड़ करके आगे भी पढ़ेंगे। याद रखना आपको राष्ट्र निर्माण का 2 उद्देश्य है ना, इसको याद रखना है, ताकि राष्ट्र निर्माण की चुनौती जब आएंगे तो इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कुछ चुनौती भी उत्पन्न हुई, उसको हम बाद में पढ़ेंगे सेकेंड फैक्टर में। अब हम देखते हैं कि भारत को आजादी कब मिली। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, भारत आजाद कब हुआ। बच्चा बच्चा जानता है। आप लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो एक छोटा सा बच्चा से भी पूछिएगा तो बताएगा कि भारत आजाद कब हुआ था। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। आजादी के क्रम में भी अनेक घटनाएं हुई। 20 जून 1947 ईस्वी को, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली, वो घोषणा किए थे कि जून में ही ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और जो भी भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ब्रिटिश अधिकारी, वो भारत छोड़कर चले जाएंगे और टोटल सत्ता जो है भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? मुस्लिम लीग वाला जो है बीच में आकर के हस्तक्षेप कर दिया। मुस्लिम लीग वाला का प्रतिनिधित्व कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदुओं का प्रभुत्व है और यहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित नहीं है।
याचिका पिटीशन दायर किया। पुनः ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है क्लेमेंट इटली माउंटबेटन को भारत भेजा ये समस्या को सुलझाने के लिए। माउंटबेटन यह घोषणा किया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश आजाद होंगे तो भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन में विभाजित हो जाएगा। देखिए, आजादी की एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 ईस्वी को उस समय भारत में जो है अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया था। जगह जगह पर दंगे होने लगे थे। महात्मा गांधी फौरन कोलकाता पहुंचे क्योंकि कोलकाता में भीषण दंगा हो चुका था। महात्मा गांधी 14 अगस्त को बोले थे कि कल मेरा देश आजाद हो जाएगा, अर्थात 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा, लेकिन गम भी इस बात की होगी कि देश आजाद होते ही 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो चलिए, यहां तो हम देख लिए कि भारत आजाद कब हुआ। अब आगे आते हैं भारत जैसे नए राष्ट्रों की चुनौती पे। भारत जैसे नए राष्ट्रों की चुनौती पे तो आपको पता है कि जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया हो रही थी तो 2 उद्देश्य को लेकर के चलना था, लेकिन हुआ क्या, बीच में भारत का विभाजन हो गया। भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन में बंट गया। देश में अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया। जगह जगह दंगे होने लगे। हिंदू मुस्लिम को मार रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे। जिस क्षेत्र में ज्यादा मुस्लिम था उस क्षेत्र में हिंदू जाना बंद कर दिए थे, और जिस क्षेत्र में ज्यादा हिंदू था उस क्षेत्र में मुस्लिम आना बंद कर दिए थे। देश में अस्थिरता का माहौल हो गया था। लोग पलायन कर रहे थे। अल्पसंख्यक जो भी थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे। अब देखिए, यदि देश को हिंदूवादी राष्ट्र बना दिया जाता, धर्मनिरपेक्षता को लागू नहीं किया जाता, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती। और यहाँ जो मैं लिखा हूं एकता और अखंडता, उसका लोप हो जाता। क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक बचे थे, आपको पता होना चाहिए कि देश की आजादी से लेकर देश में जो संविधान निर्माण हुआ उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी कहते हैं, कांग्रेस में मिलकर नेहरू के साथ कदम से कदम मिलाकर करके चले थे। वैसे बहुत सारे नेता थे, वैसे बहुत सारे मुस्लिम थे जो भारत में रुक गए थे। वो भारत को ही अपना वतन मान लिए थे। अगर इस परिस्थिति में धर्मनिरपेक्षता नहीं लागू किया जाता, हिंदूवादी राष्ट्र बना दिया जाता, तो ये देश में लोकतंत्र स्थापित करने जैसी बात नहीं होती। उसको लोकतंत्र आप नहीं मान सकते थे, या फिर आप एकता और अखंडता उसको नहीं मान सकते थे। ये गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। राष्ट्र निर्माण की चुनौती में 3 चुनौती को रखा जाता है। देखिए, यहाँ पे 2 चीज आपको याद रखना है, 2 कथन। एक के.एम. मुंशी का कथन और दूसरा जवाहरलाल नेहरू का कथन। के.एम. मुंशी कहे थे उस समय, के.एम. मुंशी का बहुत अच्छा कथन है कि भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनका कहना था, एक शब्द में बहुत कुछ बोल चुके थे वो, कि भारत को तो स्वतंत्रता मिली लेकिन उसमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी। यानी देखा जाए शुरू से अंत तक बहुत सारे लोग तो स्वतंत्रता के आंदोलन में मारे गए, बहुत सारे लोगों को अंग्रेज फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब जो भी शेष बचे थे उसमें भी अशांति की माहौल उत्पन्न हो गई। देश आजाद क्या हुआ, ये तो विभाजन की बात हो गई। के.एम. मुंशी का कथन था। दूसरा कथन था, एक भाषण दिए थे जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। वो बोले थे, उनका एक भाषण दिया हुआ अभी भी उनका एक बुक के नाम से लिखा हुआ है। बुक का नाम है टेस्टी विद डिस्टेनी, टेस्टी विद डिस्टेनी, जिसको हिंदी में कहा जाता है भाग्य से भेंट। एक भाषण था उसका, अभी भी पुस्तक लिखा हुआ। उसमें जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि जब आधी रात को, ये 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भाषण दिया गया था,
दिल्ली में, वो बोले थे कि जब आधी रात को सारी दुनिया सोती रहेगी तो नए भारत का जन्म होगा, और उस नए भारत में हम भारतवासियों को कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ जोड़कर, एक भाव से, एकता की भाव से चलना है, ताकि भारत जो है पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व हासिल कर सके, भारत की सराहनीय पूरे विश्व में हो सके। इतना बात आपको याद रखनी है। अब चलिए आते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां हैं। पहला चुनौती आपका जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती है। हाँ, आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को माउंटबेटन द्वारा जब आजादी का दस्तूर सुनाया गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हो जाएंगे, और यह भी कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही देश विभाजित हो जाएंगे। उस समय देश में हिंसक माहौल हो गया, जगह जगह पर दंगे होने लगे, दंगा से अशांति की माहौल उत्पन्न हो गई। अब उस समय जो था, उस तत्कालीन समय में एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती राजनेताओं के पास उत्पन्न हो गई थी। अब लग रहा था कि आखिर किस तरह से लोगों को शांत कर, जैसे एक फूल का माला होता है ना, उसमें ढेर सारे फूल होते हैं, फूल तो ढेर सारे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन माला में जब गुथ जाते हैं तो माला कहलाते हैं। उस स्थिति में कैसे लाया जाए, मतलब एक माला में सारे फूल को कैसे पिरोया जाए, क्योंकि भारत में आप लोग जानते हैं कि अनेक प्रकार की भिन्नता मौजूद है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वगैरह वगैरह जो भी है, हमारा समाज विभाजित है। अब इन विभाजित समाज को एक साथ कैसे लाया जाए, एक तरह की माला कैसे बनाया जाए, ये चुनौती राजनेताओं के पास उत्पन्न हो गई थी। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे देश में लोकतंत्र बहाल करने की चुनौती। लोकतंत्र का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, अब्राहम लिंकन का एक कथन है, लोकतंत्र जो होता है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। यह परिस्थिति लाना विकट हो गई थी, क्योंकि उस समय चुनाव करवाना भी असंभव जैसा लग रहा था। देश में अराजकता की माहौल फैल गई थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। अब लोकतंत्र बहाल करना नामुमकिन सा लग रहा था। राजनेताओं में यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि आखिर किस तरह से चुनाव करवाया जाए। आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान बने और 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ। तो ये समस्या थी कहीं ना कहीं। उस समय तक आप लोग जानते होंगे कि कैबिनेट का प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू बने थे, जो कि बिना चुनाव करके बनाया गया था। तो लोकतंत्र बहाल करने की भी चुनौती थी। और तीसरा पॉइंट है संपूर्ण समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करने की चुनौती। मतलब संपूर्ण समाज का विकास कैसे हो, संपूर्ण समाज की भलाई कैसे हो, इसकी चुनौती थी। तीसरा पॉइंट, समाज के लोग को एक माला बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन समाज के लोग एक साथ रहने को तैयार नहीं थे। सांप्रदायिक आधार पर, भाषा के आधार पर एक दूसरे से भिन्न थे। आपको पता होगा हैदराबाद, मणिपुर, ये सब रियायती क्षेत्र थे। इस क्षेत्र पर राजा का शासन था और राजा अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अब उसको भारत में बांध कर रखना भी एक प्रकार की समस्या हो गई थी। आखिर कैसे उसको बांध करके भारत में रखा जाए, कैसे भारत को साथ। आपको पता होगा कि 1948 ईस्वी में सैनिक अभियान के द्वारा हैदराबाद को जबरदस्ती भारत में मिलाया गया था। और आपको यह भी पता होगा कि आजादी के पूर्व मणिपुर के राजा से यह समझौता हुआ था कि आजादी के बाद भी जो है मणिपुर में राजा का शासन होगा, लेकिन वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया राजा को और पुनः 1948 ईस्वी में वहां पे चुनाव करवाना पड़ा था। तो ये सब परिस्थितियां थी, ये सब भारत के निर्माण की चुनौतियां थी।
चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? विभाजन, विस्थापन और पुनर्वासन। विभाजन तो आप लोग समझ गए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही देश आजाद हुआ और देश विभाजित हो गया 2 भाग में। अब देखिए विस्थापन क्या था। विस्थापन को समझिए, बहुत बहुत इजीली टाइप से समझिए, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, एकदम शांत मूड में समझना। विभाजन क्या है? विभाजन तो समझ गए कि देश की आजादी, देश का विभाजन 2 भाग में बट गया, रेड क्लिफ बांट दिया, है ना, भारत और पाकिस्तान, है ना। कौन सा रेखा के द्वारा? भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है? डुरंड लाइन। भारत पाकिस्तान के बीच लाइन है, खींच दिया गया एक रेखा, इधर भारत इधर पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब चलिए विभाजन तो आप समझ गए। विभाजन के बाद है विस्थापन। जब देश का विभाजन हुआ तो ये विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि जो मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम क्षेत्र है, वो पाकिस्तान कहलाएंगे, जो हिंदू क्षेत्र है वो हिंदुस्तान कहलाएंगे। अब जो हिंदू क्षेत्र में जो भी अल्पसंख्यक मुस्लिम बसे हुए थे, उनको मजबूरी हो गया था अपना घर परिवार वतन छोड़ करके उस मुस्लिम राष्ट्र में जाना। और उस मुस्लिम राष्ट्र में जो भी हिंदू थे, उनके पास एक चुनौती हो गई थी कि अपना सब कुछ छोड़कर हिंदू राष्ट्र में जाना। अर्थात कह सकते हैं कि जिसके पास सब कुछ था, अपना घर था, अपना परिवार था, अपना वतन था, आज उसके पास कुछ नहीं है। वो अल्पसंख्यक बन करके वहां से पलायन किए और पुनर्वासन के लिए सीमा से बाहर, उसको अपना मुल्क कहिएगा या फिर दूसरे मुल्क कहिएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा, है ना, जो भी हो, उस लाइन से बाहर, अगर आप हिंदू हैं तो इधर आइए, अगर आप मुस्लिम हैं तो लाइन से उधर जाइए, ये परिस्थिति हो गई थी। ये परिस्थिति विस्थापन कर रही। विस्थापन के बाद शिविर बना दोनों तरफ, और शिविर में जो भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, लंबे समय तक रहे। और वहां से उनके पास एक समस्या हुई पुनर्वासन की, आखिर वो पास कहां करें। वो विकट परिस्थिति थी हमारे देश के। चलिए नेक्स्ट, भारत का विभाजन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और भारत के विभाजन में जो प्रमुख भागीदारी थी वो भी आप समझ गए होंगे कि प्रमुख भागीदारी जो थी वो मोहम्मद अली जिन्ना का था। मोहम्मद अली जिन्ना का हठीला स्वभाव, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जो भी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन सबों को एक नहीं सुना और अंततः देश का विभाजन हो गया। दूसरा, इसमें आप कह सकते हैं देश के विभाजन में दूसरा योगदान अंग्रेजों का था। अंग्रेज जो थे वो शुरू से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान को 2 भाग में विभाजित करने की मंसूबाएं रखा। पृथक निर्वाचन प्रणाली, बंगाल विभाजन 1905, वो सब प्रभाव है, उसी का देन है कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 भाग में बट गया। तीसरा कारण जो है, धर्म के आधार पर सांप्रदायिक दंगे जो हुए और क्षेत्रीय कुछ दल जो उसमें हवा दिए, गति दिए, वो तीसरा कारण है देश विभाजन के। चलिए उसके बाद आते हैं हम द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था मोहम्मद अली जिन्ना का नापाक मंसूबों की एक मांग था, जिसमें देश की विभाजन की बात कही गई थी। और शुरू से ही बोले हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम को अधिकार नहीं मिलेगा। अगर देश आजाद होगी तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का प्रभुत्व हो जाएगा, और इसलिए ब्रिटिश शासक हमें एक अलग, हमें एक पृथक राष्ट्र दे। यह सिद्धांत ही क्या कहलाया? द्विराष्ट्र सिद्धांत कहलाया। आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना का साथ देने वाले जो थे, प्रचंड साथ जो कहता है, बहुत बड़ी साथ देने वाले जो थे, वो थे मोहम्मद हुसैन कादरी और प्रोफेसर जफर हसन। 2 लोग थे, मोहम्मद हुसैन कादरी और प्रोफेसर
जफरू हसन, ये दोनों जो थे मोहम्मद अली जिन्ना को साथ दिए थे। यहाँ पे 1940 ईस्वी में प्रथम बार पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। और ये मांग में जो था जिम्मेदारी, भागीदारी, वो अंग्रेजों का था, क्योंकि अंग्रेज शुरू से ही फूट डालो और राज करो की नीति जो है अपनाए हुए थे। आपको याद होगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो हुआ था वो भी धार्मिक आधार पर ही हुआ था। पूर्वी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जो विभाजन हुए थे उसमें सांप्रदायिक आधार का विभाजन था, हिंदू मुस्लिम का विभाजन था, ताकि हिंदू मुस्लिम का भी एकत्र ना हो और हमसे जीत ना पाए, ऐसा सिद्धांत था। चलिए आगे आते हैं, द्विराष्ट्र के बाद आते हैं मुस्लिम सांप्रदायिकता। मुस्लिम सांप्रदायिकता क्या था? मुस्लिम सांप्रदायिकता में है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों में रियायतें, सांप्रदायिक निषेधाधिकार तथा नौकरियों में मुसलमानों के लिए पर्याप्त सीट। ये सब मुस्लिम सांप्रदायिकता की मूल बातें हैं। चलिए उसके बाद आते हैं मुस्लिम सांप्रदायिकता के बाद बड़े पैमाने पर आबादी का स्थानांतरण। इसको मैंने अच्छा से समझा दिया है कि आबादी का स्थानांतरण कैसे हुआ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान लोग कैसे गए, पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान कैसे आए, ये सब हम आपको समझा दिए हैं। इसमें अमृता प्रीतम की एक कविता भी है, ये कविता आप सुन लीजिए, बहुत करुणामय कविता है। अगर आप समझिएगा कविता को तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। कविता है, ये दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो, चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, जनाब लहू से भर गया है, किसी ने पांचों दरिया में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है, देखो सुर्खी कहां तक आ पहुंची और कहर कहां तक आ पहुंचा है। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी, उसने हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसका कहना है, ये दर्दमंदों के दोस्त, यानी महात्मा गांधी जैसे लोगों के लिए ये कविता लिखा गया है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखना चाहते थे, दोनों के बीच के होने वाले विभाजन को रोकना चाहते थे, बड़े पैमाने पर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उसको बंद करना, उसको खत्म करना चाहते थे। वैसे लोगों को संबोधन है। कह रहा कि पंजाब की हालत देखो। आपको पता है कि पंजाब दो भागों में बटा, पूर्वी और पश्चिमी। एक भाग पाकिस्तान में, दूसरा भाग हिंदुस्तान में आया, और सबसे ज्यादा दंगा जो हुआ है कोलकाता और पंजाब में ही हुआ है। आप एक मूवीज देखे होंगे गदर, अगर नहीं देखे तो जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। ट्रेन वाला जो सीन दिखाया है उसमें बहुत भयानक सीन है। वहां पे उधर हिंदुओं को मारा जा रहा है, इधर मुस्लिमों को मारा जा रहा है, बस इस आधार पे कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, सांप्रदायिक आधार पे, जो कि मानवता को विभेद कर देती है, मानवता को शर्मसार कर देती है। ये स्थिति हो जाती है। ऐसे कोई हवा में जहर मिला दिया हो तो और क्या। मोहम्मद अली जिन्ना का जो दिया गया बिना सोचे समझे फैसला जो है, वही इस परिस्थिति का जिम्मेदार है। ये तो आपको समझना पड़ेगा। कल तक जो हाथ में हाथ मिलाकर करके अंग्रेज के विपक्ष में लड़ रहे थे, आपको पता होना चाहिए 1931 ईस्वी की घटना। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, उनके साथ और भी दो लोग थे। वो सब कभी नहीं सोचे थे कि ऐसी स्थिति भारत में आएगी। उस समय हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन अब वो साथ जो हाथ जुड़ा हुआ था, अब वो हाथ छूट गया था, यानी बांसुरी जो थी वो नाग बन चुकी थी। ये आपको याद रखना है। आगे है महात्मा गांधी की शहादत। जब देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को,
अब देश में बड़े दंगे होने लगे थे। उस समय आपको बताया थे कुछ समय पहले, कुछ देर पहले ही, कि 14 अगस्त 1947 ईस्वी को महात्मा गांधी कोलकाता में थे और वहां हो रहे दंगे को शांत करवाने में जुटे हुए थे। वहां वो बोले भी थे कि कल मेरा देश आजाद होगा, ये खुशी की भी बात है, और विभाजन देश का होगा, यह दुख की बात है। जब देश आजाद हो गई, कोलकाता में कुछ हद तक दंगे अस्थिर हो गए, लेकिन अब दंगा दिल्ली में भड़का। महात्मा गांधी फौरन कोलकाता से दिल्ली पलायन किए। दिल्ली में 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम को प्रार्थना के द्वारा एक करने का प्रयास कर रहे थे, एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन शाम में वो प्रार्थना कर ही रहे थे, एक कट्टर हिंदूवादी नेता, आप जानते होंगे नेता का नाम, गोडसे, महात्मा गांधी को 3 गोली मार करके चरण स्पर्श करने के बहाने पास जाकर कमर से कट्टा निकाले, 3 गोली दिए, महात्मा गांधी वहीं पे शहीदी को प्राप्त कर लिया। और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था उसी दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और हत्या हुई थी, उस हत्या को शहादत ही कहा जाता है। शहादत इसलिए कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को एक माला बनाने के क्रम में, एक साथ मिलाकर के रखने के क्रम में उनकी हत्या हुई थी। ऐसे क्या जरूरत था, कौन हत्या करता उनका? किसी से पर्सनल दुश्मनी तो था नहीं उनको, बस वो मारे गए इसलिए कि वो हिंदू मुस्लिम को एक साथ बनाकर रखना चाहते थे। हिंदुओं का मानना था कि ये मुस्लिमों का पक्षधर है, और वही उनका हत्या का कारण बना। चलिए आगे आते हैं, देशी रियासतों एवं रजवाड़ों का विलयन। देशी रियासतों एवं रजवाड़ों का विलयन। ऐसा करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, एक पार्ट और बना करके भेज देते हैं। ये पार्ट 1 रहने देते हैं और दूसरा पार्ट 2 कर देंगे। एक एक दिन देख लीजिएगा, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।